सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषि प्रसाद एकेडमी। दोस्तों, ऋषि प्रसाद एकेडमी एमएच बोर्ड इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस पार्ट 2 क्लास 10th एसएससी बोर्ड 2022 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस 2 का, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेक्चर्स भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कीजिए। तो आइए हमारे टॉपिक पर आते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, आप वहाँ पे डाउट मुझे पूछ सकते हो। ओके, ये जो लेक्चर होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और 25% रिडक्शन जो हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में वो छोड़कर है, यानी कि 25% आपका सिलेबस रिड्यूस है क्लास 10th के लिए, वो आपको यह इस वीडियो में नहीं पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या सीखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बेसिक देखेंगे। उसके बाद हेरिडिटी क्या है और हेरिडिटरी चेंजेस सेकेंड टॉपिक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये जो तीन टाइप्स है, तीन कंडीशंस है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का यानी कि मतलब क्या। अब देखिए हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता और इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति। ओके, अब देखिए अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी यानी कि क्या, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, पेरेंट्स टू चाइल्ड जो भी ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, वो वन जनरेशन, पेरेंट्स का एक जनरेशन और आने वाला चाइल्ड का एक जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। आने वाले कंसेप्ट में हेरिडिटी जानेंगे। ओके, अब देखिए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवोल्यूशन, मतलब जो हम मंकी से ह्यूमन कैसे बने, इसमें बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। हम इवॉल्व होते गए ह्यूमन के अंदर। ओके, मंकी से ह्यूमन हम बने, कैसे बने, हम इवॉल्व हुए, यानी कि हम उत्क्रांति करते गए और हमें डेवलप करते गए। तो हम डेवलप करते हैं अपने आप को, किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करता है और एक नया स्पीसीज क्रिएट होता है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। हेरिडिटी क्या है, इसमें जो पॉइंट आप बुक निकालिए, बुक में देखिए फर्स्ट पेज पे हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में ये दो पॉइंट और बेसिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए मैं सब लिख लेता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। मैंने सब कुछ लिख लिया है, आपको जो भी बताना है फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 1 पे, वो आप बुक निकाल कर देखिए और उसमें से ही मैंने ये सारा नोट्स निकाली है। अब देखिए सबसे पहले हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी से हम स्टार्ट करेंगे। हेरिडिटी का फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इसकी डेफिनेशन। ये क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन में देखिए हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। इसका मतलब क्या है भैया, अब देखिए इज द हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो पेरेंट्स से चाइल्ड में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं बायोलॉजिकल, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ फेस, हेयर्स, ये जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स टू चाइल्ड जैसे आते हैं उसे हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। और ट्रांसफर होते हैं ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। ओके,
एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंट्स का एक जनरेशन और अभी हम जो है वही एक जनरेशन, और हम भी क्या करेंगे, आगे की जनरेशन को यही बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर करेंगे। इसी को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। अब भैया इसका मतलब क्या है, जीन्स, जीन्स यानी कि क्या? अब देखिए, जीन्स आने वाले कंसेप्ट में बेसिक लूंगा, वहां पे बताऊंगा डीएनए आरएनए ये सब क्या है। तब तक के लिए जीन्स यानी कि हैविंग कैरेक्टर्स, ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर, अभी मैंने बताया फेस का स्ट्रक्चर, हेयर्स कैसे होते हैं, उसके बाद जो भी आई का स्ट्रक्चर, इसके सारे जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जीन्स में छुपे होते हैं और कोड्स में होते हैं। जैसे कि ओटीपी आप देख रहे होंगे ना, जो भी ओटीपी होता है, सपोज आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और उस ऐप को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ओटीपी आता है, सपोज 2349, ओके, इस तरह का एक ओटीपी आया। अगर आप इस ओटीपी को गलत डाल दोगे तो वो इनकरेक्ट आएगा, ओके ना। उसी की तरह कोड्स होते हैं जीन्स में, ओके। जीन्स क्या है तब तक के लिए समझो, जीन्स इज हैविंग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में होता है। जीन्स कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है। और डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक कोड्स, जैसे ओटीपी जैसे कोड्स होते हैं ना, वहां पे ही डीएनए भी कोड्स होते हैं और जेनेटिक कोड्स होते हैं। कौन से कोड्स होते हैं? जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए, जेनेटिक्स कोड डीएनए में छुपे होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, समझ में आया। सेकंड, जॉन जेजर मेंडल, ये जो मेंडल साहब है ना, इन्होंने ही हेरिडिटी का जो भी बताया कंसेप्ट, इन्होंने ही कंसेप्ट बताया हेरिडिटी क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री की तरफ यानी कि जो कि हेरिडिटी का शोध कैसा हुआ, सारे जो भी डिस्कवरी कैसी हुई, इसके बारे में देखते हैं। ये थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप है। 1944 में क्या हुआ? ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट म्हणजे ट्रायो यानी कि तीन साइंटिस्टों मिलकर, कौन कौन से? ओस्टवाल्ड हेवरी, मैकलॉन मैककर्थी, कोलिन मैकलुएड, ओके। ये तीन साइंटिस्ट ने, ट्राई ऑफ साइंटिस्ट मिलकर एक कंसेप्ट बताया, प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरस, कोरोना वायरस, इन जैसे वायरस को छोड़कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या भैया? एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़कर, जो भी वायरस होंगे, अब कोरोना वायरस आया उसे छोड़कर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, जो भी अभी लिव कर रहे हैं, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हैव डीएनए, उनको डीएनए होता है। हमारे भी अंदर डीएनए है, उसके साथ ही ऑल जो भी हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे डीएनए होते हैं, एक्सेप्ट किसे नहीं होता? वायरस। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट डीएनए, तो आपको आंसर लिखना है वायरस। समझ में आया? नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स, इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक क्यों? क्योंकि डीएनए में जीन होता है, जीन यानी कि जीन्स। और जनरेशन का अगर हम बात करें तो जनरेशन ये नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो, वाया जीन्स, जीन्स के द्वारा कैरेक्टर पास होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जनरेशन में भी जीन आता है। समझ में? जनरेशन यानी कि दूसरे जो भी जनरेशन है उसमें जीन ट्रांसफर होता है, इसलिए ये जनरेशन का जीन आ गया, ओके। आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हिस्ट्री में क्या हुआ आगे चलकर। 1961 में ये दो साइंटिस्ट भाई साहब आ गए, फ्रैंकोइस जैकोब, अलग अलग नाम है, जैक मोनार्ड एक है इंसान। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक मॉडल बनाया, मॉडल, ओके, मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ, ओके, ये यहाँ पे गलत है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है आने वाले कंसेप्ट में बताऊंगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। तब तक के लिए याद रखिए 1961 में फ्रैंक जैकोब है और जैक मोनार्ड है, इन्होंने एक मॉडल बनाया किसके ऊपर? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर एक मॉडल बनाया विद द हेल्प ऑफ डीएनए बैक्टीरिया। उन्होंने
लैब में बैक्टीरिया ले लिया, एक बैक्टीरिया टेस्ट करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, उसमें से बैक्टीरिया का डीएनए निकाला। डीएनए निकालने के बाद इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा डिस्कवर किया प्रोसेस, क्या क्या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा जो भी आने वाला कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये जो 3 कंसेप्ट है उसी के टाइप से, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में ये 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये 3 कंसेप्ट, ये 3 स्टेजेस प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं। अब यही प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में ही नेक्स्ट कंसेप्ट है। अब तब तक के लिए इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी समझ में आया, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी समझ में आया, लेकिन यूजेस ऑफ हेरिडिटी क्या है हमारे दैनंदिन जीवन में, यानी कि हमारे इस दुनिया में हेरिडिटी का क्या कहते हैं, यूजेस क्या है, किस काम के लिए ये हेरिडिटी आता है। अब देखिए फर्स्ट डायग्नोसिस। आपने डायग्नोसिस पढ़ा होगा, नहीं तो आप गूगल में सर्च कीजिए व्हाट इज डायग्नोसिस प्रोसेस, आपको समझ में आएगा। सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ द एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। अब हेरिडिटी डिसऑर्डर्स क्या है, नेक्स्ट में कंसेप्ट में आपको पूरा समझ में आएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यूजेस ऑफ हेरिडिटी में डायग्नोसिस आता है, ट्रीटमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स जो भी होंगे हेरिडिटी के, अनुवांशिक जो भी बीमारी होगी उसमें प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट, इलाज के लिए ये हेरिडिटी काम में आएगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाइब्रिड वैरायटीज, हाइब्रिड यानी कि अब देखिए हाइब्रिड 2 स्पेसिस मिलकर एक नया जो भी स्पेसिस क्रिएट करना, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड सिंपल भाषा में। सपोज एक हाल ही न्यूज आई थी कि इन्होंने क्या किया था, एक क्रोमोसोम लिया था अपना लायन का, लायन के क्रोमोसोम्स में हमारे जो कि टाइगर के क्रोमोसोम्स मिक्स किए थे और एक नया स्पीसीज बनाया था टाइगो लायन, ऐसा ही कुछ तो नाम था, शायद मैं गलत हूं, टाइगो लायन, इस तरह के एक नया स्पीसीज बनाया। अब ये जो भी एनिमल है इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड एनिमल। ओके, आप हाइब्रिड जो भी अन्न होता है वो आप चखे होंगे, उसके धान्य जो भी होता है हाइब्रिड होता है, हम कहते हैं ना हाइब्रिड है। उसके साथ ही जो भी चावल है हाइब्रिड चावल है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड एनिमल हो गया। और हाइब्रिड प्लांट्स यानी कि जो भी आप चावल वगैरह खाता है हाइब्रिड टाइप का है, हम कहते हैं ना हाइब्रिड टाइप का ये चावल है। इसी तरह जो भी है आप हाइब्रिड वैरायटीज बना सकते हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। ये था थर्ड यूज ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद फोर्थ यूज ऑफ हेरिडिटी इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये हेरिडिटी काम आता है। फिफ्थ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो आप पढ़ रहे हो ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आगे जाकर 12th के बाद वास्ट एक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है जेनेटिक। आप यहाँ पे इतना ही कंसेप्ट देख रहे हो, जो भी चैप्टर्स 10th में पढ़ोगे वो आगे जाकर 12th के बाद ये आगे जाकर एक इंजीनियरिंग बनेगा। ओके, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वास्ट स्कोप है। यहाँ पे भी अगर आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। तो इसी तरह आज के इस कंसेप्ट में हम देखा हेरिडिटी क्या होता है, यूजेस ऑफ हेरिडिटी समझ में आया होगा। ओके, ये सारा कंसेप्ट ओके ये रह गया। नेक्स्ट देखिए हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी चेंजेस क्या है, अगर सम चेंजेस ऑकर्स इन जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है कैरेक्टर्स, हेरिडिटी क्या है बताइए, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। जीन्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इसमें जो गड़बड़ आती है इसे हम हेरिडिटी चेंजेस कहते हैं। ओके, समझ में आया। हेरिडिटी चेंजेस में जो भी है बायोलॉजिकल कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं उसमें गड़बड़ आती है, सम चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी चेंजेस। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब हम जाते हैं अगली कंसेप्ट की ओर। बेसिक सी बातें जानते हैं। डीएनए क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। आरएनए क्या है, उसके बाद जो भी जीन्स क्या है अभी मैंने बताया। ये सारे कंसेप्ट डिटेल में बताएंगे। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड जो पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन।
आप एंड तक देखिए इस वीडियो को। ओके, ये मैं रफ करता हूँ और नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लेता हूँ। सो दोस्तों, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी अभी हमने देखा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, पॉइंट नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 है जो हम बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑफ चैप्टर। अब हम जो जानेंगे सेकंड पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन का, जो भी है उसका बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या हम जानेंगे, डीएनए क्या होता है, आरएनए, उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, इस तरह के कंसेप्ट हम इस अभी कंसेप्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं रफ करता हूं। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से देखना, बेसिक के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द बेसिक। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल से। ये हो गया एक सेल। हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट में सेल होता है। अब सेल में क्या होता है, देखिए सेल का एक सेंटर होता है। ओके, सेल का सेंटर होता है, और अगर हम इस सेल में सेंटर में अगर हम जूम करें तो सेंटर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, सेल का सेंटर ऐसा होता है, और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। सेल, हमारे बॉडी में सेल होंगे, सेल में क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर में क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखिए ये क्रोमोसोम्स है, इस टाइप के क्रोमोसोम्स है। ओके, हमारे एक सेल में, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में, हमारे ह्यूमन सेल में होते हैं। अब देखिए ये समझ में आया, ये क्या था, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद अब देखिए सेंटर, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर, ये सेल था, ये सब समझ में आया। अब क्रोमोसोम की अगर बात करें, अगर इस क्रोमोसोम को हम डिटेल में देखें, जूम करके देखें, हमारे सेल में सेंटर होता है, सेंटर में क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन सेल में। अब इस क्रोमोसोम को भी हम जूम करें तो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, एक्स टाइप्स क्रोमोसोम होगा। ओके, ये है हमारा क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम होगा वो एक थ्रेड से बना होगा। एक थ्रेड यानी कि जो भी सुई में थ्रेड होता है ना, डोरा, उससे ये बना होता है। अगर हम इस क्रोमोसोम का जो भी थ्रेड है वो निकालिए तो ऐसा होगा। ओके, इस थ्रेड को जो भी राउंड 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 करके ये हमारा क्रोमोसोम बनता है। अब इस जो भी थ्रेड को अगर हम जूम आउट करें, हमने क्या किया, ह्यूमन हमारे बॉडी का सेल ले लिया, सेल में देखा तो सेंटर था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में देखा, जूम किया तो ये था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का हमने बाहर निकाल लिया और इसे हम जूम कर दिए तो ऐसे दिखेगा, और ये जो भी होगा थ्रेड से बना होगा, ये हमारा क्रोमोसोम। ये थ्रेड जो, अगर हम थ्रेड को जूम करें तो कुछ इस टाइप दिखेगा। समझ रहे हो, ये क्या है, डीएनए। अब आपको क्या समझ में आया, डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बनता है। ये क्या था, क्रोमोसोम। ये क्या था, डीएनए। डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, और इतना छोटा होता है, थ्रेड लाइक होता है ये डीएनए। डीएनए से क्या बना, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से क्या बना, हमारा जो भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से हमारा क्या बना, सेल। तो इसी तरह ये था ये प्रोसेस। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये डीएनए क्या होता है, ओके। और ये जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है, अकेला नहीं होता, पेयर में होता है, यानी कि इसके साथ और एक क्रोमोसोम होगा। ओके, इस तरह क्रोमोसोम है। सपोज हमने क्या किया, 46 क्रोमोसोम्स होंगे एक सेल में, एक हमारे न्यूक्लियस में। तो
कितने पेयर्स होंगे इसका हाफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। 23 क्रोमोसोम्स ऑफ द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, ये समझ में आया। सबसे पहले फिर से रिवाइज करता हूं। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को अगर जूम करें तो उसमें छोटे छोटे क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को भी अगर हम जूम करें तो पेयर में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम को अगर जूम करें तो ये डीएनए से बनता है। समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए का फुल स्ट्रक्चर, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में सब कुछ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिख लेता हूं पूरा डीएनए का कंसेप्ट। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। डीएनए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अब देखिए, बेसिक ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फंक्शंस। अब देखिए, डीएनए के बारे में सब कुछ मैंने डायग्राम वगैरह निकाल कर रखी है। अब डीएनए के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये डीएनए क्या है। तो अब देखिए, ये जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो। डीएनए डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। अब देखिए, डीएनए जो है वो किन से बनता है, कंपोनेंट क्या है, पेंटोस शुगर, सेकंड है फॉस्फोरिक एसिड, और थर्ड है नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस जो है वो 4 टाइप के हैं। अब देखिए, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, AGCT। ओके, और ये है हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का ये स्ट्रक्चर है। आपको देखेगा ये जो है हमारा डीएनए का 2 स्ट्रैंड से, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर हम इसे सीधा करें, ओके, ये जो ऐसा है ना, इसे हम सीधा करें तो ये एक लैडर जैसा बनेगा, सीढ़ी जैसी बनेगी, और इनके 2 पार्ट होंगे। और फर्स्ट जो पार्ट है और सेकंड पार्ट है उसे हम स्ट्रैंड्स कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है उसमें एक लाइंस रहते हैं। ओके, एक स्ट्रैंड, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, उसी तरह एक स्टेप्स होते हैं। अब देखिए, इस स्टेप में क्या है, AT, GC, CG, TA, इस तरह के एक कोड्स बने होते हैं। और एक कोड्स क्या है, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और भैया हमने तो भूल गया कि कब क्या लेना है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कब क्या लेना है। अब देखिए, ऑलवेज याद रखना, A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा, G के सामने C आएगा, C के सामने G आएगा डीएनए में। ओके, डीएनए क्या है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहते हैं, स्ट्रैंड्स। उसके बाद इसमें स्टेप जैसा होता है। और अब देखिए, इस स्टेप्स को ही हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये थाइमिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये गोनिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड हो गया। ओके, न्यूक्लियोटाइड, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ओके, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह के एक साइड में ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और दूसरी तरफ भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और इसके नाम क्या होंगे, जो ए होगा TCGC, यानी कि ए न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, गोनिन न्यूक्लियोटाइड, यानी जो भी हमारा है सी यानी कि साइटोसिन। ओके, समझ में आया। इतना ही कंसेप्ट था डीएनए के बारे में। और भैया अभी हमने क्या पढ़ा कि सेल होता है। अभी हमें क्या पढ़ा, सेल में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, ऐसा क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए। अब ये तो समझ में आया, डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ सब समझ में आएगा, एडेनिन, गोनिन, सब समझ में आ गया। लेकिन जीन हमने पढ़ा था। सबसे पहले आपने कहा था कि जीन के बारे में नेक्स्ट कंसेप्ट में बताऊंगा। जीन कहाँ है, अब देखिए, ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए का एक आधा जो भी पार्ट है उसे हम जीन कहेंगे। मतलब अब देखिए, सेल में हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर है, वही कंट्रोल करता है सब कुछ। सेंटर में क्या है,
हमारा क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बात छोड़ो वो, अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स किससे बनता है? डीएनए से बनता है। और डीएनए में क्या होता है? जीन्स बनता है, यानी कि जीन्स से ही डीएनए बनता है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से ही न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस से ही सेल बनता है। ओके, तो इतना सारा प्रोसेस है। अब जीन का फंक्शन क्या है? अब देखिए, ये जो इतना छोटा ही नहीं होता, हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है डीएनए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें हम जानेंगे। अब देखिए, जीन्स के बारे में बताता हूँ, जीन क्या है। अब देखिए, ये हमारा लंबा सा सांप जैसा डीएनए। ओके, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे, यहाँ पे होंगे, लेकिन इस डीएनए में से कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, कुछ और ऐसे पार्ट्स होंगे, उसे हम जीन्स कहेंगे। जीन्स में क्या होता है? कोड्स होते हैं। जीन्स में क्या होता है? कोड्स होते हैं। कौन से कोड्स होते हैं? कैरेक्टर्स के कोड्स होते हैं। कैरेक्टर्स के कोड्स मतलब समझो, अब जो फर्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन में मुझे, ये जो मैं हूँ और मेरे फादर है, उनसे मुझे कुछ तो कैरेक्टर्स मिले होंगे। सपोज हेयर्स मेरे पापा जैसे है, और वो कैरेक्टर आने के लिए अब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। हर जीन में अलग अलग कैरेक्टर होता है। सपोज ये जीन कौन सा कैरेक्टर निभाता है? हमारा हेयर का कैरेक्टर निभाता है। ये जीन होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, इसका कैरेक्टर निभाया होगा। ये जो जीन है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक एक जीन होता है। यहाँ पे 3 ही जीन है, नहीं, लंबा होता है, थ्रेड लाइक होता है वो डीएनए। डीएनए में भरपूर सारे जीन, और जीन में होते हैं कोड्स ऑफ कैरेक्टर्स, और उसी से हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, और हमें आगे जो भी पीढ़ी है उससे भी हमें ये जो कैरेक्टर्स है, जीन, हमारे जीन के द्वारा ही उन्हें कैरेक्टर्स मिलेंगे। जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी है उसे भी कैरेक्टर्स मिलेंगे जीन के ही द्वारा। ओके, ये था कंप्लीट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन डीएनए फंक्शन के बारे में। इतना सा समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और उसके टाइप्स। आरएनए क्या है और उसके टाइप्स। और यहाँ से आरएनए से हमारा शुरू होता है, आरएनए से हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं बेसिक के साथ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, लिख लेता हूँ आरएनए के बारे में और समझते हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, डिटेल्स जान लेते हैं। अब ये आरएनए क्या है? हमने अभी देखा डीएनए, अब आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए हैविंग ओनली वन स्ट्रैंड। डीएनए में क्या था? ऐसे 2 स्ट्रैंड्स थे। ओके, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए में। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होगा, बट उसे भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, टीन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। ओके, क्या क्या होंगे न्यूक्लियोटाइड्स? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पे क्या था डीएनए में? डीएनए में क्या कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 डीएनए में थे, और यहाँ पे AGCU हमारे आरएनए में। अब आरएनए के टाइप्स देखिए। अब ये जो भी है ASTC, AGCT, ये जो भी है इसे हम जेनेटिक्स कोड्स कहेंगे। और जेनेटिक्स कोड अभी हमने बताया। जीन्स क्या है? जीन्स जो है हमारा एक डीएनए में होता है। जीन्स जो होता है वो डीएनए में होता है, और ये डीएनए में ही जो भी जीन्स में ही AGCU, AGCT इस तरह के कोड्स होते हैं, और उसी कोड्स को हम ATGCU, इसी कोड्स को हम जेनेटिक्स कोड्स कहेंगे। ओके, ये होंगे जेनेटिक्स कोड। अब हम देखेंगे आरएनए के टाइप्स। अब देखिए आरएनए के टाइप्स 3 है। कौन कौन से? mRNA, tRNA, rRNA। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखिए mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, राइबोस आरएनए। ये 3 टाइप्स है आरएनए के। ओके, ये 3 टाइप्स है आरएनए के।
कौन कौन से मैसेंजर ट्रांसफर राइबोस। समझ में आया? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, सेल, सब कुछ समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा बेसिक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, लेकिन वो वाला कंसेप्ट हम कल देखेंगे। ओके, सो दोस्तों इसी तरह आज के इस वीडियो में हमने देखा जो कि बेसिक्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, हेरिडिटी और इवोल्यूशन के हमने बेसिक देखे, और हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस ये सब क्या है इसके बारे में जान लिया। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं, और जो भी आगे का कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन मुझे इसी वीडियो में ख़त्म करना था, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसीलिए अपलोड होने में देर लग जाएगी। इसलिए ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। अगले वाली वीडियो में हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, और उसी को हम एक वीडियो देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी कल का वीडियो होगा उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन देखेंगे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट होगा, यानी कि इस जो भी चैप्टर के 4 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स, ये वाला एक पार्ट और आगे की 3 पार्ट्स होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।